Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be discussing these articles that you can see in front of you. Let me give you a brief about it कि क्या इस सेशन में हम कवर करेंगे. एक इंडेक्स आपके सामने होगा तो यू विल फील कनेक्टेड होल थ्रू आउट कि आपको पता होगा इस सेशन में 30 मिनट्स के लेक्चर के अंदर जितने भी मिनट्स का है तो कहने का मतलब है कि ये सारे आर्टिकल्स हम कवर करेंगे आज. संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव क्या है ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. आप इसको ऐड कर सकते हो. जैसे सब्जी होती है ना, सब्जी के ऊपर जब धनिया डालते हैं तो वो क्यों डालते हैं, सब्जी की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है. तो वैसे ही ये जो फॉर्डर है ये आपके आंसर राइटिंग में उसकी वैल्यू को और ज़्यादा एनहांस करता है. ऐसे कंटेंट होते हैं कुछ, ठीक है. तो ये आपके मेंस के लिए भी लिंक होगा. जब हम इस पे आएंगे मैं इसके बारे में और बात करूंगी आपसे. कोसी रिवर कहाँ बहती है, कैसे बहती है और ट्रिब्यूटरीज, बाकी सारी डिस्कशन जब इस रिवर पे आएंगे वो देखेंगे. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. होमवर्क यहीं दे देती हूँ, मैप में आपको देखना है, ठीक है. अच्छा, अगर सीरियसली एक होमवर्क लेना है तो इसको मैप में देखने के बाद अपना जो पूरा गंगा सिस्टम है, रिवर सिस्टम, वो कवर कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे. जिन्होंने कवर किया है, मैंने पहले भी होमवर्क दिए हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी. और जिन्होंने नहीं किया है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वापस से आप कवर कर सकते हो. अपनी एनसीईआरटी खोलो, वट सोर्स यू आर रेफरिंग टू, पूरा गंगा का जो पूरा सिस्टम है, रिवर सिस्टम, वो पढ़ लो, ठीक है. नेशनल साइंस डे के बारे में पढ़ेंगे, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट है. आपके पॉलिटी में भी अगर आप लक्ष्मीकांत रेफर करें तो आपने पढ़ा होगा इस कमीशन के बारे में, न्यूज में है तो हम इसके बारे में बात करेंगे. भारतीय भाषा समिति जीएस पेपर 2 से आप लिंक कर सकते हो. क्या है ये, आई टॉक अबाउट इट. अलास्का पॉक्स डिसीज है, पेपर 3 से भी लिंक हो सकती है बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में भी देखेंगे. आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया है कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस लेक्चर. तो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट. कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी जरूर दे देना, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. Chairman of भारतीय भाषा समिति advocated for the promotion of Indian languages in education and stated that textbooks will be soon available in Indian languages on digital platforms. तो ये पूरा क्या सिनेरियो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. भारतीय भाषा समिति एक हाई पावर्ड कमेटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2021 में. किस लिए? इंडियन लैंग्वेजेस की प्रमोशन के लिए. तो भारतीय भाषा समिति एक हाई पावर्ड कमेटी, एक टीम 2021 में बनी. इसका मेन जॉब ये है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो ग्रो करें. वी हेल्प देम टू ग्रो दैट, टू डेवलप इन अ वेल राउंडेड वे, राइट. सो फॉलोइंग द नेशनल, जो भी हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके अलाइनमेंट में ही. सो दे गिव एडवाइस टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि हाउ टू मेक श्योर कि लैंग्वेजेस जो इंडिया के अंदर है दे आर टॉट एंड रिसर्च इफेक्टिवली इन स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस. तो उसी के चलते चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी सजेस्टेड कि जो टेक्स्ट बुक्स है ना, टेक्स्ट बुक्स जिनसे आप जैसे पढ़ते हो, दे विल बी एक्सेसिबल इन इंडियन लैंग्वेजेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. इसका मतलब ये कि बच्चों के पास अब ये ऑप्शन होगा कि वो अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं यूजिंग डिजिटल रिसोर्सेज और अपनी खुद की लैंग्वेज में, राइट. कि एजुकेशन इससे और ज्यादा एक्सेसिबल भी हो जाएगी और सबके लिए इंक्लूसिव भी हो जाएगी. होता है ना कि अपनी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो तो चीजें और ज्यादा आसानी से समझ आ जाती है. तो आपकी टेक्स्ट बुक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ो. सेंस ऑफ क्लैरिटी भी ज्यादा आती है. एजुकेशन भी अब ऐसा है कि सब उसको एक्सेस की लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा. एवरीबडी विल बी इंक्लूडेड इन दैट, सो इट विल बी मोर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव फॉर एवरीवन. So this high powered committee, it can divide its work into obviously smaller groups. So यहाँ पर mandate क्या है इस कमेटी का? It would be to explore and recommend क्या pathways, किस लिए, for holistic growth या multidisciplinary growth of Indian languages जैसे कि envisaged है in National Education Policy 2020. So it has also been entrusted to advise the ministry on all the matters
जो कि एग्जिस्टिंग लैंग्वेज से पर्टेनिंग टू दैट, कि मेकिंग श्योर कि वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सब लोग इसको लेकर आए. सो टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू इट, ये जो हाई पावर्ड कमेटी है ये सब कमेटीज जैसे मैं बता रही थी, स्टडी ग्रुप्स ये अपॉइंट करेंगे. तो यहां पर ये कमेटी जो है दे कैन ऑर्गेनाइज इवेंट्स लाइक सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गए, वेबिनार्स हो गए, टू टॉक अबाउट कि क्यों जरूरी है टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज. सो कमेटी कैन वर्क टुगेदर विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट हैंडल पूरा टीचिंग, रिसर्च, प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेज, सेंटर लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी. जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट. कैसा सपोर्ट? एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प हो गया, स्पेस फॉर द कमेटी, एक्सपेंसेस will follow the rules and guidelines that are set by the government of India. So यहाँ पर देखिए तो श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की will provide secretarial assistance, space to use the high powered committee and meet the related expenditure as per the government of India rules, regulations and instructions. So this university has also been entrusted to appoint consultants, experts, scholars, ऑफिशियल्स, यंग प्रोफेशनल्स. आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे उनको अपॉइंट कर सकते हो ताकि दे विल हेल्प यू एंड दे विल असिस्ट यू वेयर यू कैन कंडक्ट सेमिनार्स, वर्कशॉप, वेबिनार, जैसे कमेटी रिकमेंड करे उस हिसाब से. ठीक है जी, जस्ट अ मिनट. हाँ जी. सो नेसेसरी फाइनेंस टुवर्ड्स द सेम वुड बी प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू द यूनिवर्सिटी. वही जो आपका रेलिवेंट बजट है उस हिसाब से जो मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो भी फाइनेंस की जरूरत रहेगी वो यूनिवर्सिटी को वो दे देंगे. सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगले आर्टिकल पे चलते हैं. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली रिलीज द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2024. क्या थीम है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत. हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है. जो हमारे देश के साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिखाया है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वी हैव दिस नेशनल साइंस डे. इस दिन 1928 के अंदर इंडियन फिजिसिस्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ जी, सीवी रमन मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. रमन इफेक्ट सबने पढ़ा होगा अपने साइंस में. जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, डोंट वरी, आपसे रमन इफेक्ट पे ज्यादा बातें पूछी नहीं जाएंगी. बट बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन मैटर एंड लाइट. सो रमन इफेक्ट बाद में उनके नाम पे इसको वैसे रमन इफेक्ट रख दिया गया. तो सीवी रमन जी की जो डिस्कवरी थी, इट वाज सो इम्पोर्टेंट दैट ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑल्सो इन फिजिक्स इन 1930. इस डिस्कवरी के लिए ही वॉज अवॉर्डेड दैट. 1986 के अंदर नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 1986 में उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व कर लेते हैं. फिर तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने फिर ये डिक्लेयर किया, सरकार ने अग्री किया और पहला नेशनल साइंस डे हमने सेलिब्रेट किया था 1987 में 28 फरवरी को. ठीक है. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने रिकमेंड किया है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाए. हम यहां पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ेंगे. अगर आप अपनी पॉलिटी लक्ष्मीकांत को रेफर करें तो आपको ये टॉपिक वहां पर भी मिल जाएगा. मैं इन डिटेल आपके साथ कवर कर रही हूं. स्टैटिक है बट क्योंकि न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते हैं. सवाल बन सकता है डेफिनेटली. अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे झलक डाल चुके हो तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे सवाल कैसे बनते हैं. जिन्होंने झलक नहीं डाली है तो डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है. आज तो देख ही लो कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे यूपीएससी स्टेटमेंट्स फ्रेम करती है. देखो ऐसे सब कुछ पढ़ा है और जाके पेपर में बैठ जाओगे ना, कोई फायदा नहीं होने वाला है. प्रीलिम्स पास आ रहा है, अब अपनी अप्रोच भी थोड़ा सा आई वुड से कि मेंस से हट के प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच कर लो पूरी,
और डेली का एक क्वेश्चन ऑब्वियसली एक आंसर लिखो, ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग बिल्कुल बंद कर दे, दैट आई एम नॉट सेइंग, बट हाँ जहां पर आपकी अप्रोच, जैसे एक रेशो होता है 60-40 का, तो वो 80-20, 70-30 ये अप्रोच रखो जिसमें मोर परसेंटेज शुड बी गिवन टू प्रीलिम साइड। तो वो होता है टाइमली अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना। तो अब आपका टाइम ये डिमांड कर रहा है कि प्रीलिम ओरिएंटेड अप्रोच रखें और मेंस का एक आंसर डेली का आप अभी भी लिख सकते हैं इफ टाइम परमिट्स। वो आप पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग हैंड है ऑन प्रीलिम्स। तो या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हाँ जी। तो कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो इसे डील करता है? आर्टिकल 338। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच मिनिस्ट्री? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये एस्टैब्लिश करी गई किस लिए? शेड्यूल कास्ट जो है टू प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल इंटरेस्ट, एजुकेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट, सो दैट इज वाई ये कमीशन जो है बनाई गई एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यहां पर ना इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। पहली कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 1978 में अगस्त में सेटअप करी। फिर क्या हुआ, 2003 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वर रिप्लेस्ड बाय, एक हो गई अपनी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एक हो गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। पहले ये एक थे, 1978 में वी वर हैविंग कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर 89th अमेंडमेंट से एक हो गई कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एक हो गई कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो इस कमीशन के क्या फंक्शंस हैं, क्या ड्यूटीज हैं? लाइंस नहीं पढ़ूंगी, सिंपली समझा देती हूँ। सर लाइंस में यही लिखा हुआ है, जितना ऐसे बोल के सुन के समझोगे वो लाइंस तो आप खुद भी अपनी लक्ष्मीकांत के पन्ने पलटना, आपको मिल जाएगा। कमीशन देखती है ऑन ऑल द मैटर्स जो कि रिलेटेड हैं शेड्यूल कास्ट से, प्रोवाइडिंग सेफगार्ड, राइट। सो ये देखना कि अच्छा ये सारी चीजें क्या सही काम कर रही हैं, ऑल दी सेफगार्ड्स आर वेल वर्किंग और नॉट। तो इन्वेस्टिगेशन वाला काम, मॉनिटरिंग वाला काम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का है। कमीशन और क्या करती है? कंप्लेंट्स हैंडल करती है। सो दिस कमीशन इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो कि रिगार्डिंग द राइट्स हैं ऑफ द शेड्यूल कास्ट। अगर कहीं पर उनका राइट वायलेट हो रहा है, इफ समवन फील्स कि उनका राइट जो है दे आर बीइंग डिनाइड, दे कैन ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ द कमीशन। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये कमीशन जो है, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है शेड्यूल कास्ट का, सो उसके प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, टेक्स पार्टिसिपेशन इन दैट प्लानिंग। दे ऑल्सो इवेल्युएट कि अच्छा हाउ वेल द डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिंग अंडर द यूनियन एंड इट्स वेरियस स्टेट्स। फोर्थ पॉइंट, ये कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट, इनकी जो रिपोर्ट होती है, दे सबमिट देयर रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, राइट। एंड जब भी नीडेड, मतलब एनुअली और साथ साथ व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड कि अच्छा हाउ वेल द सेफगार्ड्स आर फंक्शनिंग। सो ये जो रिपोर्ट है इट हाईलाइट्स द कमीशंस ऑब्जर्वेशन और इनकी रिकमेंडेशन। फिर इनके असेसमेंट के बाद ये कमीशन जो है इट सजेस्ट द मेजर्स जो सरकार को लेने चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स इनको इंप्लीमेंट करने चाहिए फॉर दी दैट एक्ट एज सेफगार्ड्स इंप्रूवमेंट के लिए। So they propose other actions also to protect, to improve the welfare and to promote the socio-economic development of scheduled caste. तो एक तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं इन ऑल द मैटर्स, दे इवैल्यूएट द वर्किंग ऑफ सच सेफगार्ड्स, इंक्वायरी वाला काम इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो कि ऐसी कंप्लेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अच्छा इनके राइट्स डिप्रीवेशन हो रहा है। फिर उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस में भी पूरा ये पार्टिसिपेट करते हैं, एडवाइस करते हैं, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस, दे ऑल इवैल्यूएट दैट। फिर हर साल प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट देते हैं या फिर जब भी एट टाइम्स इट इज रिक्वायर्ड एज मे इट डीम फिट कि अच्छा हाउ वेल द वर्किंग इज गोइंग ऑन ऑफ दीज सेफगार्ड्स एंड टू मेक सच रिपोर्ट्स recommendations as to measure that should be taken by the union, जो मैंने आपको बताया कि ये रिकमेंड करते हैं कि ऐसे मेजर्स केंद्र सरकार को या सेंटर्स को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ताकि हो इन सेफगार्ड्स का वो लेने चाहिए। सो दे मेक सच रिपोर्ट्स एंड दे गिव देयर रिकमेंडेशंस। सो
ये सारे फंक्शन हैं आपके कमीशन के। एडिशनल फंक्शन में यही है, दे में हैव अदर रोल्स आल्सो, जो कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करते हैं एज लॉन्ग एज दे फॉलो द रूल सेट बाय द पार्लियामेंट। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग श्योर कि ऑल द रिपोर्ट्स फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट दे आर प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सो प्रेसिडेंट शैल कॉज ऑल सच रिपोर्ट्स to be laid before each house of the parliament along with a memorandum explaining the action taken। मतलब दिस इन रिपोर्ट के साथ साथ दे आर accompanied by the explanation of the actions that are taken or planned in response to the। अच्छा, कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, फिर उस रिकमेंडेशन को माना नहीं माना, माना तो क्या किया आपने, है ना, वो बताइए आप। और साथ ही साथ अगर कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करी गई तो नॉन एक्सेप्टेंस का क्या रीजन है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो ये पूरी रिपोर्टिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर। सो व्हेन कमीशन इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर ना, उनके पास जो पावर होती है दैट आर द सेम पावर एज सिविल कोर्ट ट्राइंग द लीगल केस, राइट, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। नॉन एक्सेप्टेंस के केस में रीजन भी देना पड़ता है कि उनकी रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। Commission shall have the power to regulate its own procedure. They can set its own rules and procedures to conduct its work effectively. Union और हर स्टेट गवर्नमेंट दे मस्ट कंसल्ट विद द कमीशन ऑन मेजर पॉलिसी मैटर्स जो कि शेड्यूल कास्ट से इम्पैक्ट करते हैं। सो एवरी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन दे शैल कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल द मेजर पॉलिसी मैटर्स। अब इस कमीशन की स्ट्रक्चर कैसा है? कमीशन इज मेड बाय अ चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 दूसरे मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स, 5 हो गए। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन को, वाइस चेयरपर्सन को और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं थ्रू एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, अंडर देयर हैंड एंड सील। सो द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ सर्विस, ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस जो भी रहेगा चेयरपर्सन का, वाइस चेयरपर्सन का, मेंबर्स का, दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द एस्टैब्लिश्ड रूल्स। ठीक है, चेयरपर्सन हो गए, वाइस चेयरपर्सन हो गए, 3 मेंबर्स हो गए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और जो कंडीशन होता है सर्विस का, टेन्योर का, दे शैल बी सच एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइंड बाय रूल्स। सॉर्टेड है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है कोसी रिवर को लेके, क्योंकि कम से कम भी 100 लोग जो हैं who were living miserable conditions within the कोसी रिवर embankments, वो they walked 250 किलोमीटर in 12 days to reach पटना to press for their long standing demand for, कि क्या डिमांड है उनकी? रिहैबिलिटेशन वाली डिमांड। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस नदी के बारे में जानना। कोसी नदी, देखो घूमने जाते हैं ना तो जब पढ़ा हुआ होता है ना तो कनेक्ट करते हो, अच्छा ये नदी के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ से बह रही है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ है, एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। और ये सारी बातें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैप में देखोगे तो फिर कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा हाँ ये पढ़ा था, अच्छा ये याद कर लो, मैप में देख लो। ट्रांस बाउंड्री रिवर है, चाइना, नेपाल और इंडिया से बहती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 स्ट्रीम्स। कौन कौन सी हैं वो? सन कोसी, अरुण कोसी एंड तैमूर कोसी। तो ये हल्के में नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो सन कोसी, अरुण कोसी और तैमूर कोसी, ऑल ऑफ विच हैव देयर ओरिजिन, ये जो सारी की सारी हैं इनका ओरिजिन है इन द हिमालयन रीजन ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। तो इसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो आप देख लो मैप में, फिर इसको लोकेट करना और फायदा होगा। सो रिवर स्टार्ट करती है अबाउट 30 माइल्स नॉर्थ ऑफ इंडो नेपालीज बॉर्डर। जैसे जैसे साउथ में बहती है बहुत सी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं इन पासेस थ्रू शिवालिक हिल्स। ठीक है जी। फिर ये रिवर जो है नॉर्दर्न इंडिया में वास्ट प्लेन में एंटर करती है, बिहार स्टेट में एंटर करती है। 450 माइल्स के डिस्टेंस को कवर करने के बाद ये गंगा को मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो कोसी है इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 74,500 स्क्वायर किलोमीटर एंड जिसमें से 11,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है। और फिर साथ ही साथ ये जो रिवर है इट इज सराउंडेड बाय स्टीप मार्जिन्स। इफ इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यारलुंग जैंगपो रिवर टू द नॉर्थ, महानंदा रिवर टू द ईस्ट एंड गंडकी रिवर टू द वेस्ट एंड गंगा टू द साउथ। तो बेसिकली आप ऐसे लगा लो ये इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। इट इज बाउंडेड बाय स्टीप मार्जिन्स दैट डिस्कनेक्टेड, क्योंकि ये जो स्टीप मार्जिन्स हैं वो इसको यारलुंग जैंगपो रिवर
कौन सी रिवर है ये? इसका नाम जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. To the north, Mahananda River to the east, Gandaki to the west, and Ganga to the south. So it is well known for its tendency to change courses in the westward direction. इस रिवर को ना सोरा ऑफ बिहार भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इसकी वजह से पास्ट में ह्यूमन सफरिंग्स बहुत हुई हैं, प्राइमरीली क्योंकि पानी बहुत जब इसमें भर जाता था फ्लडिंग के चलते, और कोर्स ऑफ एक्शन इसका जैसे वो बोल रहे हैं, सो दैट इज वाई एज इट चेंजेस इट्स कोर्स ऑफ एक्शन, तो इसका रिवर का जो नाम है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव ह्यूमन सफरिंग इट कोर्स इन द पास्ट, इसको सोरा ऑफ बिहार बोला जाता है. ठीक है जी, सोरा ऑफ बिहार, as it has caused widespread human suffering. तो इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ये, एक बार ध्यान में रख लेना चाहिए. सन कोसी, तामा कोशी या तंबा कोशी, और दूध कोशी, इंद्रावती, और लिखू, अरुण, तमोर या तामर, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. अगले आर्टिकल पे चलते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अनवील किया है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव. क्या है ये? मैं आपको ना सिंपल टर्म में बताती हूँ. मान लो आपने एक बिल्डिंग बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है. अगर मैं उसका एक वर्चुअल रेप्लिका, उसका एक वर्चुअल रेप्लिका आपको एक ऐसे 3D डिजाइन करके दिखा दूं, ऐसे होता है वैसे होगा, राइट, तो उससे डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन और अच्छा हो जाएगा. सो वो जो आपने बनाया वो क्या है? ट्विन है, डिजिटल ट्विन है. तो बस यही है पूरा का पूरा संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये इनिशिएटिव है. मैं इसके बारे में लाइंस नहीं पढ़ रही, समझा देती हूँ. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इट्स अ ट्रायल टू सी इफ अ कॉन्सेप्ट और आइडिया इज विजिबल और नॉट, राइट. सो इट्स अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. 2 स्टेजेस ऑफ द इनिशिएटिव. एक है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज. एक्सप्लोरेटरी स्टेज, so it is focusing on exploring ideas and possibilities. It's like figuring out the lay of land, being creative to uncover the potential solutions. फिर है अपना demonstration stage, showing the real world examples, right? तो blueprint आप create कर रहे हो. So primary goal जो है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव का, जहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हो, यू आर पुटिंग इनटू एक्शन. सो इसका एम है एक ऐसे फ्रेमवर्क को डेवलप करना जो कि फैसिलिटेट करे क्विकर एंड मोर इफेक्टिव कोलैबोरेशन इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. तो एक फ्यूचर ब्लूप्रिंट आपके सामने आ जाता है, एक रोड मैप आपको दिख जाता है जो कि रेप्लिकेट करता है ऑल सच थिंग्स, और फिर आप ऑब्वियसली यू कैन टेक बेटर एक्शंस और बेटर डिजाइन फिर आ सकते हैं. तो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या हो गई? वर्चुअल रेप्लिका, वर्चुअल कॉपीज ऑफ द फिजिकल एसेट्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर. रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है, सिमुलेशन इट विल अलाउ, एनालिसिस इट विल अलाउ. ठीक है जी, सॉर्टेड है. सो ये है पूरा अपना डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव. तो यही बात करी गई है इसके अंदर. संगम डिजिटल ट्विन इंटीग्रेट्स वेरियस टेक्नोलॉजीज, 5G, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑग्मेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जिसपे यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल पूछा हुआ है. कोलैबोरेटिव अप्रोच, जिसमें पब्लिक एंटिटीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर्स हो गए, एकेडमिशियंस हो गए, टेक जाइंट, स्टार्टअप, सब साथ में काम करेंगे. एक प्लेटफॉर्म आ गया जहां पर सारे स्टेक होल्डर्स साथ में मिलकर कोलैबोरेट करेंगे, है ना. इनोवेटिव आइडियाज को टेंजिबल सॉल्यूशंस में आप यू विल कन्वर्ट इनटू. ठीक है, तो अल्टीमेट गोल इज टू पेव द वे फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अलास्का पॉक्स वायरस. एक एल्डरली मैन फ्रॉम अलास्का रिसेंटली बिकम दी. देखो, अलास्का पॉक्स वायरस पहले था, बट अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि पहला ऐसा पर्सन है जिसकी जान गई है आफ्टर दिस अलास्का पॉक्स वायरस. ऑर्थोपॉक्स वायरस है, अलास्का में 2015 में डिस्कवर हुआ था. इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, और ये बेसिकली इट बिलोंग्स टू द सेम जेनस ऑफ मंकी पॉक्स, काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स. अलास्का पॉक्स भी उसी से ही बिलोंग करता है. जूनोटिक वायरस है जो कि मैमल्स को इन्फेक्ट करता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस. और यहाँ पर अभी जो एविडेंस आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि इट अकर्स इन स्मॉल मैमल्स, और वहां से ट्रांसमिट हुआ है ये. तो साइंस एंड सिम्टम्स के अंदर आपको यू विल सी स्किन लिशन, स्वोलन लिम्फ नोड्स, मसल पेन होगी, राइट. जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है वहां पर रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है.
सो कैन पीपल विद अलास्का पॉक्स इन्फेक्ट द अदर पीपल? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है इट हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, राइट? तो ये एक पॉइंट जो है याद रख सकते हो, एक जूनोटिक वायरस है ये। तो ये था आज के सेशन के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई हो। स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और जो होमवर्क दिया है वो प्लीज जरूर करें, वो आप ही के फायदे के लिए है, नहीं तो आगे चलते जाओ पीछे छोड़ते जाओ, वो कहानी बाद में फिर अधूरी रह जाएगी कोई काम की नहीं रहेगी। इसीलिए कह रही हूँ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें, और जो जो एडवाइस मैं आपको देती हूँ बाकी आपकी मर्जी है, करें नहीं करें, बट करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। चलिए फिर मिलेंगे कल विद अदर लेक्चर। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, ऑल द बेस्ट।